ओसिनोको सीज़न 2 के एपिसोड 4 के शुरू में हमें अबिको को दिखाया जाता है जो कि स्टेज प्ले देखने के लिए आई होती है, जिसकी टिकट एक्वा ने योरिको की हेल्प से भेजी थी। जब वो स्टेज प्ले देख लेती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी में होती है और सुमियाकी राइडा को जल्दी से आकर अबिको के बारे में बताती है। उसके बारे में सुनते ही सुमियाकी राइडा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जल्दी से उसको बुलाने के लिए बोलता है ताकि वह अच्छे से उसका वेलकम कर सके। उसके बाद अगले सीन में अबिको सुमियाकी राइडा के साथ होती है, जहाँ पर सुमियाकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्यार से बात करता है और वो अबिको से उस स्टेज प्ले के बारे में पूछता है कि आखिर उसको कैसा लगा। अबिको बताती है कि उसको लगा नहीं था कि स्टेज प्ले इतना अच्छा होगा। तभी राइडा उसको और भी ज़्यादा मक्खन लगाने की कोशिश करता है, पर उसको एक्वा की बात याद आ जाती है और फिर वो एकदम से सीरियस हो जाता है और अबिको से बोलता है कि उनको अब सीरियसली बात करनी चाहिए। उसके बाद राइडा बोलता है कि अभी मैं एक काफ़ी ज़्यादा वीक कंडीशन में हूँ। अगर मैं ओटर के साथ अच्छे रिलेशन बना के नहीं रखता हूँ तब मैं तो गया काम से। फिर वह आगे अबिको को समझाता है कि इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि सभी लोग आपकी बनाई हुई स्क्रिप्ट यूज़ कर ले, पर वो अबिको को ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या होगा अगर उसकी स्क्रिप्ट एक्टिंग स्टैंडर्ड की हो ही ना। राइडा यही नहीं रुकता है, वह आगे बोलता है कि भले ही कोई भी मांगा राइटर इतना ही क्यों ना जीनियस हो, वह अचानक से बढ़िया स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता। वह आगे बोलता है कि अगर स्क्रिप्ट बोरिंग भी हुई तब भी हम उसी को प्ले करने वाले हैं। ये सुनने के बाद अबिको चौंक जाती है, क्योंकि एक तरीके से वो उसको धमकी दे रहा था। और राइडा आगे बोलता है कि उसने इस तरीके से नेगोशिएशंस कई बार कर चुका है, क्योंकि वो यहाँ पर केवल अपनी जॉब प्रोटेक्ट नहीं कर रहा बल्कि 100 से भी ज़्यादा लोगों की जॉब भी बचा रहा है जो कि इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। ये सुनने के बाद अबिको काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। राइडा ये भी बताता है कि जो स्टेज प्ले अबिको ने अभी देखा है उसको गुआ-सान ने ही लिखा है। ये सुनने के बाद अबिको काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती है। फिर वो योरिको की बात याद करती है कि कैसे उसको दूसरे लोगों पर ट्रस्ट करना चाहिए। फिर अबिको बोलती है कि वो उस पर ट्रस्ट करेगी, लेकिन एक कंडीशन पर। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ राइडा सभी की एक ऑनलाइन मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ अबिको और गुआ-सान पहली लिखी हुई स्क्रिप्ट पर काम करते हैं। अबिको उसको हर एक लाइन के बारे में बताती है जहाँ पर उसको एडिट करना है। दूसरी तरफ राइडा परेशान होता है कि कहीं बात बिगड़ ना जाए, पर सब कुछ सही जा रहा होता है। अबिको और गुआ-सान एक साथ हंसी मजाक में काम कर रहे होते हैं, जहाँ वो दोनों रजामंदी से कई बेकार के सीन्स डिलीट कर देते हैं और स्क्रिप्ट में एक अलग ही लेवल की जान फूंक देते हैं। इसी के साथ सुबह हो चुकी होती है और फाइनली उनका वर्क ख़त्म हो चुका होता है, जहां अबिको स्क्रिप्ट को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट स्क्रिप्ट बनी हुई होती है। फिर अबिको और उसका मैनेजर मीटिंग लीव कर देते हैं। दूसरी तरफ राइडा काफ़ी ज़्यादा चिंता करता है, क्योंकि स्क्रिप्ट कुछ ज़्यादा ही बढ़िया होती है और उसको ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर एक्टर्स इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट को कैसे प्ले करेंगे। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो ये शो बहुत बढ़िया जाएगा। फिर अगले सीन में हमें एक्टर्स दिखाए जाते हैं जहाँ सभी को स्क्रिप्ट मिल चुकी होती है। स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद सभी लोगों का डिफरेंट रिएक्शन होता है, क्योंकि स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा कमाल की होती है और अगर एक्टिंग में उन्होंने कोई भी गड़बड़ी की, जब पूरा दोष उन्हीं के ऊपर आ जाएगा। अकाने स्क्रिप्ट को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और लाला लाई स्टूडियो के एक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि फाइनली वो अपनी एक्टिंग अच्छे से दिखा सकते हैं। पर मेल्ट और एक्वा इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे। फिर वहाँ डायरेक्टर आ जाता है और उनको रिहर्सल शुरू करने के लिए बोलता है। फिर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा कमाल की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। साथ ही में डायरेक्टर उनको एक्टिंग से रिलेटेड सजेशंस भी दे रहा था, लेकिन जब डायरेक्टर एक्वा की एक्टिंग देखता है तो वो उसको इमोशंस दिखाने के लिए बोलता है,
क्योंकि एक्वा का सीन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इमोशनल भी, लेकिन एक्वा बिल्कुल भी इमोशंस नहीं दिखा पाता है। फिर ब्रेक के दौरान अकाने एक्वा से बोलती है कि ज़्यादा चिंता मत करो, तुम कर लोगे। तभी आरिमा आकर बताती है कि तुम्हारी एक्टिंग तुम्हारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, और क्योंकि एक्वा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता, इसी वजह से उसकी एक्टिंग में बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है। जो सुन के अकाने बोलती है कि तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानती हो। इस पर आरिमा बोलती है कि क्योंकि हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, ना कि बिजनेस रिलेटेड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। जो सुन के अकाने मुँह फुला लेती है। दूसरी तरफ एक्वा सोच रहा था कि वो इमोशनल एक्टिंग नहीं कर सकता, ना ही वो रो सकता है। दूसरी तरफ अकाने सोचती है कि कहीं उसने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, लेकिन तभी एक्वा उससे हेल्प मांगता है। ये सुनकर आरिमा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसको बताती है कि इस दौरान वो किसी अपने क्लोज पर्सन के मरने के बारे में सोचती है। आखिर तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी माँ की डेथ हो जाए? ये सुनते ही एक्वा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसको अपने पास्ट याद आने लगता है। तभी आरिमा बताती है कि अगर कोई हैप्पी वाला सीन होता है तब वो अपनी लाइफ के बढ़िया मोमेंट्स को याद करती है। फिर उनका ब्रेक ख़त्म हो जाता है। फिर वो सब अपने एक्टिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम एक्वा को देखते हैं जो कि अपने हैप्पी मोमेंट्स के बारे में सोच रहा था, जहां वो अकाने आरिमा रूबी के बारे में सोचता है, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है जो वो ढूंढ रहा था, और वह स्माइल करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसके मन में एक आवाज़ आती है कि आखिर तुम खुद में इंजॉय कैसे कर सकते हो। ये आवाज़ उसके पास्ट सेल्फ की थी, जो कि उसको आई की मौत का जिम्मेदार बता रही थी, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। वो ये सब झेल नहीं पाता और एकदम से गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, जिस पे एक्वा उनको चिंता करने के लिए मना करता है और बताता है कि उसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग अकाने को भेजते हैं उसके पास, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। अकाने समझ जाती है और एक्वा को एक पैनिक अटैक आया है, इसलिए वो उसके फैमिली को कॉल करने के लिए कहती है, पर एक्वा उसको मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बहन को पता चले। वैसे भी वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी है, और क्योंकि एक्वा को किसी ना किसी के घर जाना था तो वो टाइसी के घर चले जाता है। वहाँ एक्वा रेस्ट करता है, और जब टाइसी को पता चलता है कि अकाने एक्वा की गर्लफ्रेंड है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक्वा एक गर्लफ्रेंड बनाएगा। अकाने उसको डिस्टर्ब करने के लिए टाइसी से माफ़ी मांगते हैं, जिस पे टाइसी बताता है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद अकाने हैरान हो जाती है। टाइसी आगे बताता है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। काफ़ी टाइम पहले एक्वा काफ़ी ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था, जिस वजह से उसको ट्रॉमा आता है, जो कि उसको फ्लैशबैक के तौर पर एक्सपीरियंस होता है। उसको काफ़ी टाइम से काउंसलिंग भी लेनी पड़ी थी, और लगता है कि वो उनको भूल नहीं पाया। फिर वो अकाने को उसका ख्याल रखने के लिए बोलता है। फिर हम एक्वा का सपना देखते हैं, जहां वो उसी मोमेंट को देखता है जहां आई उसके सामने मर रही थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसी दौरान उसका पास्ट सेल्फ उसको दोष दे रहा था आई की मौत का। सोते दौरान एक्वा आई का नाम ले रहा था। दूसरी तरफ अकाने उसके बगल में बैठकर उसको सुन लेती है। ये सुनते ही वो चीज़ों को एनालाइज करने लग जाती है। एक्वा एक आइडल को वर्शिप करता है जो कि 14 साल पहले मर चुकी है। यहाँ तक कि वो लोग सेम एजेंसी में है, और उसकी बहन उसने भी बी कोमाची को वापस से रिवाइव किया है, और दोनों भाई बहन आई से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड है। चाइल्डहुड ट्रॉमा भी उसको है एक्वा को। एक्वा और उसकी बहन जिसके साथ रहते हैं वो उसके फैमिली नेम का यूज़ भी नहीं करते हैं, और अगर देखा जाए तो आई की फैमिली का नेम को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पब्लिकली। तभी वो याद करती है कि कैसे उसने एक्वा के सामने एक बार आई के बच्चे के बारे में भी बात की थी। तभी एकदम से एक्वा की नींद भी खुल जाती है और अकाने को रोते हुए देखता है। उसके रीज़न पूछने पर अकाने बोलती है कि क्योंकि उसने काफ़ी भयानक चीज़ सोच ली थी, अगर ये सच हुआ तो ये काफ़ी ज़्यादा सैड है। तभी वो एक्वा को गले लगा लेती है। फिर उसको बताती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, तो तुम्हें अपना पेन अकेले सहने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें
आईसी को दिखाते हैं जो कंप्यूटर के सामने होता है। उसके कंप्यूटर में कई सारे फोल्डर होते हैं, उनमें से एक्वा और ओसिनो नाम का फोल्डर होता है जो कि आई का सरनेम है, जिसे एक्वा और रूबी यूज़ कर रहे हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हे गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।